नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में, जो कि लीगल हिस्ट्री की है। लीगल हिस्ट्री की यूनिट 3 है ये। तो बेसिकली इसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें आता है कॉलोनियल लॉज, लैंड लॉज, मतलब वो लॉज जो कि लैंड से रिलेट करते थे, कॉलोनियल लैंड पॉलिसीज एंड इमरजेंस ऑफ लैंड एज अ कमोडिटी। ठीक है। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल लॉज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ब्रिटिश एंड द डेवलपमेंट ऑफ criminal law, salient features of Islamic criminal law and changes introduced by the English law. Then उसके बाद आपका टॉपिक आता है प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशन, एबोलिशन ऑफ सती एक्ट, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, एज वेल एज फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट। देन लास्ट टॉपिक आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1909, 1990 एंड 1935। ये 3 एक्ट्स थी। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बेसिकली ये आपके टॉपिक्स हैं। इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये वाली जो एक्ट्स हैं, मतलब इसमें कई सारी एक्ट्स आती हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर जो एक्ट्स आती हैं वो आपकी पर एक्ट 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर एक साथ कई सारी 2-3 एक्ट्स पूछ ली गई तो 12.5 में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद ये वाली जो एक्ट्स हैं ये भी आपके सेम 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली, बट अगर क्लब कर दिया तो 12.5 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक है और इसमें जो आपका टॉपिक आते हैं, ये दोनों टॉपिक ये आपके 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया बॉट मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इन लैंड ओनरशिप, जो कि बात कर रहा है, क्योंकि देखो ये यूनिट बात करती है लैंड ओनरशिप मतलब प्रॉपर्टी राइट्स की। लास्ट यूनिट में हमने समझा था ये चीज यूनिट 2 में कि जो लैंड के लॉज बनने थे, मतलब जो लॉज बनाए जाने थे वो रिलेट करने थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब ओनरशिप राइट या फिर प्रॉपर्टी राइट को इनको अब कवर करना था। बिकॉज इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसपे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, टैक्स इंपोज करते थे। तो जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो जो प्रॉपर्टी ओनरशिप था वो ब्रिटिशर्स के लिए क्यों जरूरी था उसको गवर्न करना या फिर उसको एडमिनिस्टर करना, बिकॉज वो रेवेन्यू कलेक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड था। भाई जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना है या फिर कर देना है। तो लगान पिक्चर में भी ये दिखाया गया है, जो टैक्सेस इंपोज किए जाते थे वो बहुत ज्यादा बहुत हैवी होते थे। तो इसलिए वहां पे क्या था, प्रॉपर्टी ओनरशिप के राइट्स बनाए गए, लॉ बनाए गए, ताकि हम बेसिकली ऑनर को पकड़ सकें या फिर ब्रिटिशर्स बेसिकली ऑनर्स को पकड़ सकें और ऑनर्स के थ्रू कलेक्ट कर सकें अपने रेवेन्यू। एंड लैंड यूज, मतलब जो लैंड यूज किया जा रहा है वो उसको गवर्न करना कि मतलब कौन सा लैंड किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, प्लस जो पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है उससे टैक्सेस कलेक्ट करना या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करना, और उसके साथ साथ उस पर्सन कौन उसका मालिक होगा, मतलब किसके ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि आपको टैक्सेस देने हैं। ठीक है। देन स्पेशली थ्रू वेरियस लैंड लॉज एंड पॉलिसीज, मतलब कई सारे लैंड लॉज बनाए गए और पॉलिसीज बनाए गए। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम वाज कोमोडिफिकेशन ऑफ लैंड व्हिच वाज प्रीवियसली सीन एज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, सोशल स्टेटस रेदर देन मार्केटेबल एसेट। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एक जमींदार नाम के लोग होते थे, मतलब वो लोग क्या होते थे, जमींदार मतलब बहुत सारी जमीनों को होल्ड करने वाले, जमीनों के मालिक होते थे। तो बेसिकली क्या था कि जो लैंड का एक्विजिशन पहले था कि हमारे पास कितनी जमीन है, उससे वो क्या था, स्टेटस सिंबल था। मतलब वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था ही, प्लस स्टेटस सिंबल था कि मतलब वहां से खेती करके जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका लाइवलीहुड का सोर्स है, प्लस लैंड आपके पास कितना ज्यादा है वो है आपका स्टेटस सिंबल। तो लोग क्या करते थे, ज्यादा स्टेटस बनाने के चक्कर में, ज्यादा लैंड को एक्वायर करने के चक्कर में गलत तरीके से भी लैंड एक्वायर कर लेते थे। एंड देन उसमें ऑन डॉक्यूमेंट तो कोई और ओनर रहता था, बट वो किसी और के कब्जे में चला जाता था, जिसकी वजह से टैक्सेस कलेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसके लिए लैंड के लॉज बनाने पड़े और एग्जैक्टली हमें ऑनर को डिफाइन करना पड़ा कि मतलब ऑनर कौन रहेगा। देन प्री कॉलोनियल लैंड सिस्टम बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले कैसा था, लैंड वॉज नॉट प्राइवेटली ओन्ड इन मॉडर्न सेंस, मतलब प्राइवेटली किसी का नहीं था, मतलब सबके लिए खुला था क्योंकि खेती कोई भी कर सकता था। किंग और रूलर वर रिगार्डेड एज कस्टोडियंस ऑफ लैंड, मतलब जो किंग या फिर रूलर होते थे, राजा लोग जो होते थे वो कस्टडी रखते थे, मालिक वो भी नहीं होते थे, वो कस्टडी रखते थे। बिकॉज उनके राज्य में अगर कोई चीज आ रही है तो वो राजा की है, और वो राजा क्या करता था, उसकी कस्टडी रखता था, मतलब उसकी देखभाल करना उसके अंडर रहता था वो। उसके बाद वहां पे एक पर्सन अपॉइंट हो जाता था जो कि किसान था, जो कि किसानी करता था या फिर खेती करता था। Then peasants has customary right to cultivate on land and pay a portion of produce as tax or rent. तो बेसिकली पीजेंट्स मतलब जो किसान हुआ करते थे, जो खेती बाड़ी करते थे लोग, उनके पास क्या था, कल्टीवेशन का राइट था। मतलब राजा देखेगा, अगर मान लो राजा कस्टडी में राजा के पास है वो लैंड, तो राजा उस लैंड का क्या करेगा, वो तो ऐसे बैरन पड़ा हुआ है, मतलब उसका तो कोई काम है नहीं, वो प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा अपने आप। तो उसके लिए एक बंदे को रखना पड़ेगा जिसको पीजेंट बोला गया, मतलब वो पर्सन जो उसमें कल्टीवेट करेगा, जो उसमें खेती बाड़ी करेगा।
अब खेतीबाड़ी करने के बाद जो अब राजा को क्या फायदा हुआ, वो गार्जियन है, वो उसके पास कस्टडी है उस चीज की, तो बेसिकली क्या है, राजा को क्या कर दिया जाता था, क्योंकि राजा की कस्टडी है, मतलब वो ध्यान रख रहा है उसका कि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, कि वो क्या करते थे, जितना प्रोड्यूस हुआ, सपोज 1 लाख रुपए का प्रोड्यूस हुआ पूरे साल में, तो 1 लाख रुपए में से 10% 20% एज अ फिक्स प्रोड्यूस, मतलब उसमें से एक पोर्शन दे दिया जाता था राजा के नाम पे या फिर राज्य के नाम पे। देन लैंड कुड नॉट बी फ्रीली बॉट और सोल्ड, मतलब पहले लैंड का खरीदना या बेचना अलाउड नहीं था या फिर नहीं होता था। देन कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम गवर्न लैंड राइट्स लाइक इन विलेज पंचायत, तो बेसिकली क्या था, विलेज लेवल पे पंचायत सिस्टम होता था या फिर राज्य लेवल पे राजा डिसाइड करते थे, या फिर राजा ने अगर किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर रखा है मंत्री वगैरह, तो वो डिसाइड करते थे अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ या फिर लैंड के रिलेटेड राइट में कोई भी प्रॉब्लम आई तो। देन कॉलोनियल लैंड पॉलिसीज, ठीक है, अब ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज आ गई। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस फॉर्मल लैंड लॉज एंड रेवेन्यू सिस्टम्स दैट ट्रीटेड लैंड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, लीडिंग टू अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द लैंड ओनरशिप एंड यूजेज। तो बेसिकली क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या समझा कि जो लैंड है वो सोर्स ऑफ इनकम है, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, उसका जो पोर्शन जितना उस पर प्रोड्यूस हो रहा है उसका एक पोर्शन राजा को दिया जा रहा है, तो बेसिकली वो क्या है, राज्य की इनकम है। तो राज्य की इनकम का क्या मतलब हुआ, इनकम ऑफ द स्टेट। तो इनकम ऑफ द स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो लैंड है उसको क्या करो, वो उसको इस तरीके से रेगुलेट करो, उसके लॉज इस तरीके से बनाओ कि क्या हो, सोर्स ऑफ इनकम बन जाए स्टेट के लिए, मतलब वहां पे ब्रिटिशर्स को फायदा होना शुरू हो जाए। तो फर्स्ट चीज क्या आई, परमानेंट सेटलमेंट। 1783 में बिहार, बंगाल एंड ओडिशा, 3 जगह थी, कहां का, बिहार, बंगाल एंड ओडिशा, तो 3 जगह पे ये चीज लाई गई और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस करा। देन इसमें क्या था, जमींदार्स वर मेड हेरिडिटरी ओनर्स ऑफ द लैंड, तो मतलब जमींदार पहले क्या थे, वो केयर टेकर थे, बट जब ये आ गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गई, तो जमींदार को बना दिया गया ओनर्स। देन दे वर टू पे फिक्स्ड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि अब उनको ऑनर बना दिया गया, और अभी बताया मैंने कि ऑनर किस लिए बनाया गया था, ताकि ब्रिटिशर्स एक बंदे को पकड़ सके, एक जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ा जा सके कि कौन हमें रेवेन्यू देगा। इफ दे फेल्ड देयर लैंड कुड बी ऑक्शनड ऑफ, अगर वो फेल हो गए तो जो जमींदार उनको ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, ज्यादा उनको टैक्सेस दे पा रहा है, उसको वो ऑक्शन कर देंगे, मतलब वो उसको बेच देंगे, किसी और के हवाले कर देंगे। पीजेंट्स लॉस्ट कस्टमरी राइट्स एंड बिकेम टेनेंट्स एट विल, तो बेसिकली क्या था, पीजेंट्स मतलब किसान, जो कि जमींदारों को टैक्स देते थे, जमींदार अपनी कमाई काट के वो आगे पे करते थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करते थे। तो बेसिकली क्या हुआ, जो किसान थे जिनको एग्जैक्टली राइट मिलने चाहिए थे, जो राजा के टाइम पे मिल रहे थे, बट वो कर दिए गए खत्म, वो दे देगा जमींदार को, और जमींदार के थ्रू क्या होता था, जो किसान पूरी इनकम करता था उसमें से जमींदार टैक्स लेता था, अपनी कमाई काटने के बाद वो देता था आगे वाले को। तो बेसिकली इसमें जो चक्की में पिस कौन रहा था, वो किसान या फिर पीजेंट्स। इंपैक्ट क्या आया, लैंड बिकेम एलिएनेबल, ट्रांसफरेबल, सेलेबल, अ स्टेप टुवर्ड्स कमोडिफिकेशन, तो बेसिकली कमोडिटीज की तरह यूज होने लगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो एलिनेट किया जा सकता था, मतलब किसी को ट्रांसफर कर सकते थे या फिर सेल कर सकते थे। देन रियोटवारी सिस्टम, मद्रास, बॉम्बे, पार्ट ऑफ असम, तो बेसिकली कहां हुआ, मद्रास, बॉम्बे में और असम के कुछ पार्ट्स में। इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड देन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिविजुअल पीजेंट्स रियोट्स एज लैंड होल्डर्स। रियोतवारी का मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल पीजेंट्स हैं उनको रियोत कहा गया, और उनको क्या बोला गया, लैंड होल्डर्स, मतलब लैंड होल्ड करने वाले हैं, ऑनर्स नहीं, लैंड होल्ड करने वाले। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम देम बाय द गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, जो जमींदार वाला बीच में स्टेप आया था, क्योंकि वो ज्यादा पीजेंट्स का वो कर रहे थे शोषण, तो उनको हटा करके क्या करा गया कि जो गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली उनसे, जो कि जिनके कस्टडी में लैंड होल्डर जो हैं, मतलब जिनकी कस्टडी में लैंड है, उससे डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी। पीजेंट्स हैड राइट बट फेस हाई टैक्सेशन, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी दिमाग लगा लिया, भाई जो आपका जमींदार है उसका पत्ता कट हो चुका है, तो जो भी आप उसको दे रहे थे उसमें से कुछ परसेंट आप उसको भी दो, ठीक है। देन मैनी लॉस्ट लैंड ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे, बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ बिकॉज उनके पास एबिलिटी नहीं थी। भाई हर साल इतना प्रोड्यूस हो जरूरी तो नहीं है, बट आपने कभी भी टैक्स कम तो किया नहीं, हमेशा टैक्स बढ़ाया। तो इस केस में क्या हुआ कि बहुत लोगों को अपने लैंड का लॉस करना पड़ा, अपने राइट का लॉस करना पड़ा, बिकॉज उनके पास पेमेंट देने की कैपेसिटी नहीं थी। लीडिंग टू लैंड सेल्स एंड इमरजेंस ऑफ मनी लेंडर्स, अब यहां से इमरजेंस हुआ मनी लेंडर्स का, मतलब वो अमीर लोग जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा देना शुरू करा और लैंड को गिरवी रखना शुरू कर दिया, या फिर लैंड को बेच देते थे लोग जिनके पास, जो इनकैपेबल हो जाते थे पे करने के लिए जो टैक्सेस थे उसको, तो वो अपनी जमीन को बेच देते थे, या फिर वो क्या करते थे, अपनी जमीन को गिरवी रख देते थे टू मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर्स क्या होते थे, बेसिकली जो जमींदार हुए थे उस टाइम पे बहुत अमीर हो गए थे, वो बन गए मनी लेंडर्स, और उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया लैंड को गिरवी रख के। देन महलवारी सिस्टम, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये 3 जगह शुरू हुआ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया। तो बेसिकली रेवेन्यू असेस्ड ऑन विलेज, एंटायर विलेज, तो बेसिकली जो अभी तक क्या हो रहा था, पर्टिकुलर पीजेंट से रेवेन्यू लिया जा रहा था, बट अब किससे लिया जाएगा, पूरे विलेज से, मतलब पूरे विलेज का एक साथ, जैसे लगान पिक्चर में दिखाया गया।
कलेक्टेड फ्रॉम विलेज हेड्स और कम्युनिटीज। तो बेसिकली हर विलेज में एक विलेज हेड होता है जिसको हम प्रधान बोलते हैं या सरपंच बोलते हैं। तो उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई, भाई तुम्हारे जो एरिया है, तुम्हारा जो विलेज है, उसमें से हम तुम्हारे थ्रू जो है टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। देन सेमी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी? सेमी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अब वो पर्सन तो हर किसी के पास जाएगा नहीं, ऑटोमेटिक सी बात थी। वहां पे क्या था, अगर विलेज किसी चीज में डिवाइडेड है तो उस डिवीजन का एक हेड बना दिया गया जहां से कलेक्शन हो के विलेज लीडर तक पहुंचती थी। इमरजेंस ऑफ लैंड एज कमोडिटी। तो अब यहां से आगे बात किसकी? जो लैंड बन गया है कमोडिटी, मतलब एक ऐसी चीज जो कि ट्रांसफरेबल है, जो कि सेल एंड परचेज के लिए ओपन है। लीगल ओनरशिप राइट्स, लैंड टाइटल्स एंड डीड्स वर इंट्रोड्यूस। अब यहां से शुरू हो गई जो आज की डेट में चलती है रजिस्ट्री, तो उसकी रूट कॉज यहां से शुरू हो गई कि भाई लैंड टाइटल्स के और डीड्स के प्रूफ होने चाहिए कि आपके पास क्या है, ट्रांसफर्ड लैंड है, सेल का लैंड है, गिफ्ट का लैंड है, कि आपके पास हेरिडिटी से आया है वो। देन ओनरशिप कुड बी रिकॉर्डेड, ट्रांसफर्ड एंड इनहेरिटेड। तो ओनरशिप क्या थी? रिकॉर्ड करी जा सकती थी, ट्रांसफर करी जा सकती थी और इनहेरिट करी जा सकती थी। इनहेरिट मतलब उसकी फैमिली में गई है, और ट्रांसफर मतलब फ्रॉम ए टू बी गई है, और रिकॉर्डेड मतलब ये रिकॉर्ड हो गया कि ये चीज ट्रांसफर हो गई ए टू बी, या फिर उसकी फैमिली में किसी के पास वो चीज चली गई। ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब सिविल कोर्ट्स का इंट्रोडक्शन हुआ। लैंड डिस्प्यूट्स कुड बी टेकन टू द कोर्ट्स, जो कि आज की डेट में कहा जाता है, जो एक कहावत कही गई है कि केस डालता है दादा और जीतता है पोता। ठीक है। तो बेसिकली ये कहां, क्योंकि ओवर बर्डनिंग ऑफ द कोर्ट्स है, तो बेसिकली यहां से शुरू हो गया, क्योंकि लैंड के राइट्स आ गए, उस पर ट्रांसफर की चीजें शुरू हो गई। तो बेसिकली सबसे ज्यादा महंगा क्या हो गया? लैंड हो गया। और लैंड को ट्रांसफर करने के लिए अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, भाई किसी का लैंड हो, कोई अपने नाम के कागज बनवा ले, तो बेसिकली यहां पे क्या डिस्प्यूट शुरू हो गए, और डिस्प्यूट शुरू होने की वजह से जाने लगे कोर्ट्स। देन ब्रिटिश लीगल सिस्टम रिकॉग्नाइज लैंड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली पहले क्या था? लैंड थी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी सरकार की या फिर किंग की प्रॉपर्टी, मतलब किंग के अंडर आती थी, मालिक कोई भी नहीं था, किंग भी मालिक नहीं था, वो सिर्फ कस्टोडियन था। देन मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इंस्टेड ऑफ पेइंग इन काइंड, रेवेन्यू हैड टू बी पेड इन कैश। पहले क्या होता था? काइंड में पे करते थे, जैसे मान लो गेहूं प्रोड्यूस हुआ तो गेहूं आपने दे दिया, या मान लो बाजरा प्रोड्यूस हुआ तो बाजरा आपने दे दिया। बट अब क्या हुआ? विद चेंज इन टाइम, जब लैंड क्या बन गया, कमोडिटी बन गया, तो उनको क्या करना पड़ा? काइंड में नहीं दे सकते, आपने जो प्रोड्यूस किया वो नहीं दे सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बेचने के बाद जो कैश आपने जो कैश इकट्ठा किया है, मतलब आपकी मेहनत का जो कैश आपको मिला है, पैसा मोनेटाइज हो गया, पैसा जो आपको मिला है, वो पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? वो पैसा आपको देना पड़ेगा, उसमें से हिस्सा। देन इनकरेज कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो एंड कॉटन। तो बेसिकली कॉमर्शियल क्रॉप्स पहले क्या होता था? जनरली जो हमारे इंडिया में ग्रो किया जाता था वो मसाले वगैरह, या फिर मसाले मतलब खाने पीने के मसाले, और या फिर जो है अपना गेहूं चावल, ये सब उगाया जाता था। बट अब क्या होता है? कॉमर्शियलाइजेशन हो गया था, क्योंकि आपको टैक्सेस पे करने हैं, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस चीज में ज्यादा इनकम हो सकती है। तो ज्यादा इनकम के भागने के चक्कर में तो कॉमर्शियलाइज क्रॉप ग्रो करने पड़े, इंडिगो एंड कॉटन। देन सेल एंड ऑक्शन ऑफ द लैंड। लैंड कुड बी सोल्ड टू रिकवर अनपेड टैक्सेस, मतलब जो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे उनकी जमीन को बेच दिया जाता था। लैंड पास इनटू हैंड्स ऑफ मनी लेंडर्स, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो मनी लेंडर्स थे, जो जमींदार थे, वो क्या बन गए? देनदार बन गए। तो बेसिकली देनदार बनने से क्या हुआ कि वो क्या करेंगे कि वो लैंड गिरवी रख के पैसा दे देंगे, एंड देन अगर वो पैसा नहीं दे पाए, जो भाग गए लैंडलॉर्ड्स जो थे वो भाग गए, तो उस केस में वो लैंड बन जाएगा उनका, मतलब जिसने उस पर पैसा लगाया। देन एंट्री ऑफ न्यू क्लासेस, a new class of landlords, speculators and investors emerged। तो लैंडलॉर्ड्स मतलब मकान मालिक, मतलब जगह का मालिक, लैंड का लॉर्ड मतलब उस जगह का मालिक जो कि वो वहां पे खुद खेती नहीं करवा रहा, वो किसी और से करवा रहा है। तो मनी लेंडर्स क्या होते थे? जब लैंडलॉर्ड बन जाते थे, मतलब अगर कोई पैसा उनसे लेके वापस उस लैंड को खाली कराने नहीं आया, तो उस केस में क्या होता था? वो लैंडलॉर्ड बन जाते थे, मतलब उस जगह के मालिक बन जाते थे, और वो किसी और से खेती करवाते थे। स्पेकुलेटर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली लैंड क्या बन गया? इन्वेस्टमेंट का एक एरिया बन गया कि लोगों ने बहुत जगह पे लैंड परचेस करके डाल दिया, जिनके पास बहुत पैसा था, जो टैक्स भरने में कैपेबल थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि लैंड से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बट उन्होंने लैंड परचेस कर लिया, वो टैक्स दे रहे थे। बट क्योंकि लैंड अब क्या हो गया था? कमोडिटी हो गया था, और ऊपर से दिन प्रतिदिन उसका रेट बढ़ रहा था, तो उन्होंने वो परचेज कर लिया। देन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनियल लैंड लॉस। क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? नेगेटिव इफेक्ट, पीजेंट्स एक्सप्लॉयटेशन। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइट हुआ वो कौन हुआ? किसान। बिकॉज उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लैंड का टैक्स दे पाता, उसके पास इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता था कि वो लैंड का टैक्स दे पाता। तो बेसिकली लॉस ऑफ लैंड, जब वो टैक्स नहीं दे पाएगा तो उसका खेत चला जाएगा। इंक्रीज डेट, कर्जा बढ़ता जाएगा। बॉन्डेड लेबर, वो उनको बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी ताकि वो कर्जे से मुक्त रहें और जेल उनको ना जाना पड़े। देन राइज ऑफ जमींदार्स, मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स और जमींदार की बढ़त हो गई, बढ़ोतरी हो गई। बिकॉज क्या होता था? वो अपना टैक्स दे नहीं पाते थे, टैक्स ना देने की वजह से उनको लैंड गिरवी रखना पड़ता था, और गिरवी रखने की वजह से ये लोग और बढ़ते चले गए। देन एग्रेरियन डिस्ट्रेस, फैमिलीज एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो लो प्रोडक्टिविटी हो गई और जो है डिस्ट्रेस आ गया फैमिलीज में। देन नेक्स्ट है
एलियनेशन ऑफ द लैंड, इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड क्या बन गया, कमोडिटी बन गया। लाइवलीहुड से पहले क्या था, लैंड केवल लाइवलीहुड के लिए, मतलब आपको जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोडक्शन करके देता था क्रॉप्स वगैरह का, ताकि आप खा पी के आराम से जिंदा रह सको। बट अब क्या हुआ, वो कमोडिटी बन गया, मतलब एक प्लेस ऑफ अर्निंग बन गया। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एलियनेशन ऑफ लैंड हुआ, मतलब लैंड ट्रांसफर हो गया फ्रॉम कमोडिटी, फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू द कम्युनिटी। देन पॉजिटिव एक्ट क्या हुआ, सिस्टमाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यहां पे लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, बिकॉज क्या था, टाइटल डीड का रजिस्ट्रेशन होना लगा। एंड देन लीगल रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स का लीगल रिकॉग्निशन हो गया। एंड देन इमर्जेंस ऑफ फॉर्मर लैंड मार्केट्स, तो बेसिकली लैंड मार्केट के लिए इमरजेंस हुआ, मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स आज के डेट में अच्छा से अर्निंग कर रहे हैं, तो बेसिकली कहां से शुरुआत हुई थी, यहां से। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके कंक्लूजन, और इसी के साथ आपका टॉपिक हो गया ओवर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल लॉज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, व्हाट आर पर्सनल लॉज? तो बेसिकली पर्सनल लॉज रेफर्स टू दोज लॉज व्हिच गवर्न मैटर लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, गार्डियनशिप। तो बेसिकली ये क्या है, ये रिलीजन बेस्ड लॉज है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। तो बेसिकली क्या है, ये सेकुलर लॉज नहीं है, मतलब हर रिलीजन में अलग अलग इसका पैटर्न है। जैसे जो हिंदू मैरिज में होता है वो 7 फेरे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मुस्लिम मैरिज के अंदर इजब और कबूल इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। डाइवोर्स का भी अलग अलग मैटर होता है, हिंदू में डाइवोर्स लेने का अलग प्रोसेस है एंड मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स लेने का अलग प्रोसेस है। इनहेरिटेंस के भी अलग लॉज हैं, हिंदू में कैसे अडॉप्शन होता है, या हिंदू के बच्चों में कैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीगल ईयर्स में जाता है, ऐसे ही मुस्लिम्स में अलग होता है। सिमिलरली अडॉप्शन में अलग प्रोसेस है एंड गार्डियनशिप का अलग प्रोसेस है। तो बेसिकली इन सब का प्रोसेस क्या है, ये ट्रेडिशन से इवॉल्व हुआ है या फिर कस्टम से इवॉल्व हुआ है, और दोनों रिलीजन्स के या फिर जो हमारे देश में रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस अलग अलग है। तो वो क्या हुआ कि जो ये लॉ बनाया गया, इनका सोर्स क्या था, कस्टम था। तो कस्टम या ट्रेडिशन से ये लॉ बनाया गया, और क्योंकि कस्टम और ट्रेडिशन अलग अलग थे, तो जिसकी वजह से ये क्या हुआ, पर्सनल लॉज बन गए। और पर्सनल लॉज बनने की वजह से क्या हुआ, जो हिंदू पर्सन था उसके लिए अलग लॉज बने, और जो मुस्लिम पर्सन था उसके लिए अलग लॉज बने फॉर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप। देन प्री ब्रिटिश सिनेरियो का था, इंडिया वाज गवर्न्ड बाय कस्टम्स, रिलीजियस टेक्स्ट एंड लोकल ट्रेडिशंस। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि धर्मशास्त्र जो है रेफर किया जाता था लाइक मनुस्मृति, ठीक है, या फिर नारदा स्मृति, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और उसके बाद मुस्लिम क्या करते थे, शरिया लॉ फॉलो करते थे, दैट इज इस्लामिक लॉ डिराइव्ड फ्रॉम कुरान, हदीद, इजमा एंड कियास। तो बेसिकली यहां से इन्होंने अपना लॉ बनाया, और हिंदूज ने बनाया मनुस्मृति एंड नारदा स्मृति वगैरह से। तो बेसिकली इन दोनों के लॉज अलग हो गए। तो ये था प्री ब्रिटिश सिनेरियो जहां पे सेक्युलरिज्म नहीं था। देन ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स पर्सनल लॉ, ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी, नो इंटरफेरेंस पॉलिसी इनिशियली। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जब इनिशियली वो आए थे तो उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं करा, बिकॉज उन्होंने बोला जो जो फॉलो करा वो फॉलो कर सकता है, बिकॉज उनको एंट्री करनी थी, अभी वो प्रॉपरली यहाँ पे रूट बना नहीं चुके थे, उनको जड़ बनानी थी। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, भाई आप जो फॉलो करते हो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली उन्होंने ये एक्सप्रेस करा। देन उसके बाद कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉज हुआ, फिर धीरे से उन्होंने क्या करा कि ठीक है आप जो फॉलो करते हो करते रहो, बट हमें उसे कोडिफाई कर लेने दो, ताकि हम क्या करें, हम समझ सके कि आप क्या फॉलो करना चाहते हो, ठीक है। फॉर हिंदूज मनुस्मृति, मिताक्षरा, दयाभागा एटसेट्रा, ये स्कूल्स बना दी गए, मिताक्षरा एंड दयाभागा। एंड देन फॉर मुस्लिम्स हिदाया, हनाफी टेक्स्ट एंड फतवा, फतवा ही आलमगिरी, ये चीज बना दी गई। तो बेसिकली क्या था, इसका एक टेक्स्ट बना दिया गया, और टेक्स्ट बनाने से क्या हुआ, ये कमेंट्रीज बना के ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाया कि हम कैसे इस बात को समझें, ठीक है। देन जजेस ऑफन misinterpreted religious text as they had little knowledge of Indian traditions। तो बेसिकली जो जजेस थे वो ब्रिटिशर्स के थे। तो बेसिकली जजेस का रोल क्या था कि वो जजमेंट दें। अब जजमेंट देने के लिए उनके लिए एक बेनिफिशियल चीज तो बना दी गई कि भाई उन्होंने कोडिफाई कर दिया, बट कोडिफाई करने से समझ में थोड़ी आएगा, बिकॉज उनका कल्चर ही बहुत डिफरेंट था। तो उन्होंने क्या करा था, मिस इंटरप्रिटेशन शुरू कर दिया। भाई कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और देते थे, मतलब जो टेक्स्ट में लिखा है वो कुछ और कहना चाहता है, और जजेस जो इंटरप्रेट करके लगा रहे हैं वो तो कुछ और ही था। तो बेसिकली क्या था, वहां पे क्या था, लिटिल नॉलेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन होने की वजह से मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा था। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड फॉर्मलाइज्ड पर्सनल लॉज इनटू कोर्ट प्रोसीजर्स। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, इस पर्सनल लॉ को जो अभी तक ये लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे गवर्न करते थे, उस पर्सनल लॉ को इन्होंने कोर्ट में उतार दिया। देन इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल लॉज बिकम रिजिड, बिकॉज अब क्या हो गई थी, रिटर्न में हो गए थे, तो अब आप इंटरप्रिटेशन का तो स्कोप ही खत्म हो गया, अब तो जज ही इंटरप्रेट करेगा जो करेगा। देन बिकम टेक्स्ट बेस्ड, मतलब टेक्स्ट बेस्ड हो गया, अब आपका कस्टम कुछ भी कहता रहे मगर वो चलेगा टेक्स्ट के हिसाब से। एंड देन राइज ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स एंड कोर्ट बेस्ड लिटिगेशन, अब क्या हुआ, लीगल प्रोफेशनल एडवोकेट्स का रोल शुरू हो गया, और क्या हुआ, कोर्ट में हो गई वकालत शुरू, और कोर्ट में हो गया पर्सनल मैटर्स वहां पे जाने लगे पर्सनल लॉज के बेसिस पे। देन दीज आर समरीज ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज, इस्लामिक लॉ वर्सेस इंग्लिश क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो बेसिकली इस्लामिक लॉ की बात करते हैं तो सोर्सेस क्या थे, कुरान, हदीद, इजमा एंड कियास, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था, टाइप्स ऑफ क्राइम क्या होते थे, उसमें होते थे हुदूद,
कियासिस, दिव्य, ताजीर। तो बेसिकली ये क्या था, फिक्स्ड बाय गॉड। ये जो क्राइम कैटेगरी हुई, ये क्राइम किसने फिक्स करी, बाय द गॉड, मतलब जो मुस्लिम रिलीजन में गॉड माना जाता है उन्होंने फिक्स करी, ऐसा उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया। देन एग्जांपल्स क्या था, थेफ्ट, एडल्ट्री, ड्रिंकिंग एटसेट्रा। तो बेसिकली ये इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो बेसिकली इसकी सजा को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया एज फिक्स्ड बाय गॉड। और इसमें जो पनिशमेंट होती थी वो सेवर होती थी और स्टोनिंग, पत्थर मारा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है उसमें आई फॉर एन आई का लॉ लगता था। मतलब इसका मतलब क्या था, अगर मान लो कोई पर्सन किसी की आंख फोड़ दे तो दूसरा पर्सन भी उसकी आंख फोड़ दे। तो मर्डर, असॉल्ट, ये सब क्या थे जो फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या थे, वो थे आई फॉर एन आई वाले लॉ। एंड इसमें वो क्या था, रिटेलिएशन और ब्लड मनी। तो बेसिकली क्या था, जो पर्सन का लॉस हो रहा है वही लॉस सेम पर्सन का होना चाहिए जिसकी वजह से वो लॉस हो रहा है, ठीक है। देन कंपनसेशन इज योर थर्ड कैटेगरी। तो कंपनसेशन का मतलब क्या था, ऑल्टरनेट टू क्योस, मतलब ब्लड मनी। तो बेसिकली क्या था कि अगर कोई भी लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट कर दो पैसे के रूप में। देन डिस्क्रिशनरी, ऑल अदर क्राइम्स जजेस डिस्क्रिशन, मतलब बाकी जो क्राइम्स बचे, मतलब इन कैटेगरीज को छोड़ के जो क्राइम्स बचे वो आगे डिस्क्रिशनरी में, और इसमें क्या था, जजेस का डिस्क्रिशन था पनिशमेंट। देन फीचर्स क्या था, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन मॉरल अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली मॉरलिटी से रिलेट करते थे, बिकॉज इन्होंने क्या करा था, कस्टम से लिंक कर रखा था। तो भाई जो भी पर्सन किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कस्टम्स को मानता है, तो उस मॉरल वैल्यूज के थ्रू अपने वो क्राइम करने से बचता था। देन पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन प्रूफ, विटनेसेस, रिपेंटेंस। तो बेसिकली क्या था, पनिशमेंट जो होती थी वो डिपेंड करती थी किस पे क्या प्रूफ हो सकता है, क्या विटनेसेस है क्या नहीं है। देन नो सेपरेशन बिटवीन क्राइम एंड सिन, पाप और क्राइम दोनों में कोई फर्क नहीं, क्राइम मतलब अपराध और पाप दोनों में कोई फर्क नहीं था। देन बिकॉज क्योंकि इसको लिंक करा जा रहा था, जो क्राइम है उसको लिंक कर रहे थे किससे, पाप से। तो बेसिकली क्या है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ये आ रहा था कस्टम से। तो कस्टम्स कहां से आ रहे थे, आपकी रिलीजियस टेक्स्ट से, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए क्या था, जो क्राइम था, जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट में क्राइम है वही तो पाप है, ठीक है। पाप की डेफिनेशन क्या है, जो कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में बोला गया हो कि ये पाप है, तो बेसिकली वही पाप है और वही आप कर रहे हो तो वो क्राइम भी है। तो बेसिकली क्या था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। देन अब ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ पे आ जाओ। ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म्स, कमीशन लॉ कमीशन अंडर लॉर्ड मैकॉले बना आईपीसी। आईपीसी इज अ सेकुलर लॉ, वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, वहां पे कोई भी रिलीजन का फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जेंडर का फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली क्या था, आईपीसी क्या था, कोडिफाइड था। देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम था एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पनिशमेंट था। सेकुलर था मतलब नो रिलीजन, एंड यूनिफॉर्म था मतलब सब पे लगता था, सारी कम्युनिटीज पे। एविडेंस बेस्ड था कि आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस या फिर विटनेसेस के बेसिस में सजा होती थी। एंड फोकस ऑन मेंस रिया, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ गिल्टी माइंड बहुत जरूरी था। आपने एक्टिविटी चाहे गिल्टी करी हो बट आपका माइंड मतलब इंटेंशन गिल्टी होना बहुत जरूरी था। तो बट ये चीज उसमें नहीं थी, जो कि आपका रिलीजियस बेस्ड एस्पेक्ट था, उसमें आपका गिल्टी माइंड हो चाहे ना हो, बट आपसे अगर गलती हो गई है चाहे अनजाने में सही, बट उसका आपको अपराध मानना पड़ेगा और उसको आपको सही करना पड़ेगा, ऐसा माना जाता था। देन मेजर चेंजेस क्या हुए, रिप्लेस्ड हुडूड पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट, फाइन एंड कैपिटल पनिशमेंट। तो बेसिकली जो मेजर टाइप के क्राइम्स है, थेफ्ट वगैरह, उसके लिए इम्प्रिजमेंट, फाइन एंड कैपिटल पनिशमेंट हो गई। अबॉलिश क्यास, दिव्य, ये इनको अबॉलिश कर दिया। इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट लाइक थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट, डेफामेशन, रेप इन स्ट्रक्चर लीगल लैंग्वेज, इसको प्रॉपर एक डेफिनेशन दी और बताया कि ये पर्सन कौन इसमें आता है और इसको क्या पनिशमेंट होगी। एंड देन रिमूव जुडिशियल डिसीजन इन एक्सेस, मतलब यहां तक क्या था, लास्ट वाला जो ऑप्शन था उसमें तो जुडिशियल डिस्कशन पे छोड़ दिया था, जो जजेस बोलेंगे वही फाइनल हो जाएगा। बट यहां पे क्या हुआ, हर कैटेगरी को लगभग एक्सप्लेन कर दिया गया ताकि जो जजेस का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा ना हो सके। उसके बाद ये टेबल है आपकी, ये टेबल आप मेंशन कर लेंगे और इसमें क्या है, ये कंपैरिजन टेबल है बिटवीन इस्लामिक लॉ एंड इंग्लिश लॉ। देन दिस इज द कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो क्या है, they were often influenced by the Indian social reformers like राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन लोगों का जो सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने किए, लाइक इन्होंने सती प्रथा का अबॉलिशन कराया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सोशल रिफॉर्म्स आने शुरू हुए। देन क्रिश्चियन मिशनरी प्रेशर, मतलब क्या था, क्रिश्चियन लॉ बेसिकली बाइबल वगैरह का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया, एज वेल एज दैट इज ब्रिटिश लिबरल ह्यूमैनिटेरियन आइडियोलॉजी, ठीक है। उसके नेक्स्ट आपका आया पॉलिटिकल मोटिव टू सिविलाइज इंडिया अंडर गाइज ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहां पे ब्रिटिश लिबरल मतलब ब्रिटिशर्स की आजादी वाली, ह्यूमन राइट्स वाली आइडियोलॉजीज, मतलब आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे, मतलब वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ मॉडल को फॉलो करने लगे और सिविलाइज होने लगे अकॉर्डिंग टू द गाइज ऑफ गवर्नेंस, मतलब किसकी गवर्नेंस, ब्रिटिशर्स की गवर्नेंस के अकॉर्डिंग सिविलाइज होने लगे। देन अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829, ये राजा राम मोहन राय की तरफ से आई, ठीक है। सती वॉज हिंदू फ्यूनरल, जिसमें क्या होता था कि अगर हस्बैंड मर गया है तो उसकी जिंदा वाइफ को भी साथ में जला दिया जाता था।
देन बेसिकली यहाँ कहाँ था, बंगाल और राजस्थान में बहुत ज्यादा था। देन राजा राम मोहन रॉय एंड प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिसर्स की वजह से ये बंद हुआ। प्रोविजंस क्या थे, पास अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये यहाँ पे जो एक्ट ये पास हुई गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंदर पास हुई। डिक्लेयर सती इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ, तो अगर कोई सती प्रथा करता था उसको पनिशमेंट दे सकते थे। एंड दोज अबेटिंग फोर्सिंग सती कुड बी ट्राइड फॉर कल्पेबल होमसाइड। तो बेसिकली हमारे जो आईपीसी था उसमें दो तरह के क्राइम थे, कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो बेसिकली जो सती के लिए फोर्स कर रहे थे या भड़का रहे थे या दिमाग में ऐसे बकवास बातें डाल रहे थे, तो उस केस में उनपे कल्पेबल होमसाइड का चार्ज लगाया जा सकता था। देन इंपैक्ट क्या था, फर्स्ट मेजर इंटरवेंशन इन रिलीजियस प्रैक्टिस बाय द ब्रिटिश, क्योंकि ये रिलीजियस प्रैक्टिस थी, सती प्रथा वाज अ रिलीजियस प्रैक्टिस, तो इसकी वजह से फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटरवेंशन हुआ बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि अभी तक वो कह रहे थे कि ये आपको जो फॉलो करना है आप कर सकते हो। देन अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट, मतलब सर्विट्यूड, फोर्स लेबर, मतलब क्या था, बेसिकली देवदासी हो जाना, मतलब अपने आप को डिवोट कर देना। ठीक है, डिवोट इन द सेंस ऑफ मैन, जो पंडित हैं या फिर जो इंचार्ज ऑफ रिलीजियस प्लेस, तो इनके थ्रू इनके लिए डिवोट हो जाना। ठीक है, थ्रू स्लेवरी इंडिया वाज नॉट आइडेंटिकल टू दैट इन वेस्ट, बॉन्डेड लेबरर, सर्विट्यूड, फोर्स लेबर एंड स्पेशली ट्राइबल एंड लोअर कास्ट ग्रुप्स एग्जिस्टेड। ठीक है, तो बेसिकली सर्विट्यूड ये होता है, फोर्स लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी वगैरह, बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी, एंड फोर्स लेबर मतलब जबरदस्ती काम कराना, जिसके बिना इच्छा के काम कराना। तो बेसिकली क्या था, ये जनरली होता था लोअर कास्ट लोगों के साथ, तो उनके साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम होती थी एंड इनकी वजह से उनको सफर करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी उनका इंटरवेंशन हुआ, मतलब ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन हुआ। कैसे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब ये लॉ बना दिया और एप्लीकेबल टू ब्रिटिश कॉलोनीज, मतलब जो भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी जिसमें ये ऐसे लोग थे जिनके ऊपर ये लॉ लगना चाहिए था, उनके ऊपर ये लॉ लगा दिया। देन डिक्लेयर स्लेवरी इलीगल एंड एंडेड द प्रैक्टिस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसके अंदर स्लेवरी को इन्होंने बंद कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। देन स्लेव्स वर फ्रीड विदाउट कंपनसेशन टू द ओनर्स, मतलब जो भी बंधुआ मजदूर थे उनको क्या करा, फ्री कर दिया बिना उनको कंपनसेशन, मतलब जो उन्होंने पैसा लिया था जिसकी वजह से बंधुआ हुए थे वो उनको नहीं देना पड़ा। देन इन इंडिया फॉर्मल एक्शन फॉलोड विद एक्ट 5 ऑफ 1843 which made it illegal to buy, sell or deal in slaves। तो बेसिकली स्लेव्स क्या था, जो ह्यूमन स्लेव्स था उनको बाय, सेल और ये सब चीजों में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि मतलब उनको खरीद नहीं सकते, उनको बेच नहीं सकते, बिकॉज दे आर ह्यूमंस, उनके कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। देन इसका इंपैक्ट क्या है, हेल्प इन रिड्यूसिंग हेरिडेटरी सर्विट्यूड, मतलब क्या होता था, जनरेशन बाय जनरेशन ये सर्विट्यूड चलता था, मतलब स्लेवरी चलती रहती थी। एंड देन हाउएवर फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्लेवरी कंटिन्यूड फॉर डेट एंड बॉन्डेज एटसेट्रा, मतलब यहां पे क्या था, जो आउट ऑफ कास्ट स्लेवरी हो रही थी वो तो खत्म हो गई, बट जो इकोनॉमिक की कंडीशन की वजह से स्लेवरी हो रही थी, मतलब जो पैसे में वीक थे वो अगर लोन ले रहे थे तो बॉन्डेड लेबर वगैरह जैसी चीजें चलती थी। देन कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। ठीक है, तो जो कास्ट सिस्टम था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो बेसिकली जो कास्ट सिस्टम था, वर्ण सिस्टम था, तो बेसिकली उसको क्या करा, इट गेव प्रोटेक्शन टू दोज हु रिनाउंस हिंदुइज्म और कास्ट नॉर्म्स, मतलब तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सिस्टम था, अब मान लो कोई भी पर्सन है जो अपनी कास्ट को लीव करना चाहता है, कोई अपनी कास्ट को लीव करना चाहता है, तो उस केस में उसको अलाउड नहीं था, बिकॉज अगर वो किसी घर में पैदा हो गया तो वही माना जाएगा। बट यहां से क्या हुआ, यहां से लॉज बन गए और लॉज बनने की वजह से जो लोग अपनी कास्ट को रिनाउंस करना चाहते थे या हिंदुइज्म को रिनाउंस करना चाहते थे, मतलब अपने धर्म को बदलना चाहते थे, अपनी कास्ट को बदलना चाहते थे, वो अलाउड हो गए। allowed equal rights to property even if converted to another religion। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब आप अगर कन्वर्ट भी कर रहे हो तब भी आपकी जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो एज इट इज आपके पास रहेंगे, वो चेंज नहीं किए जा सकते। देन रिमूव डिसेबिलिटीज बेस्ड ऑन चेंज ऑफ रिलीजन और लॉस ऑफ कास्ट, मतलब अगर कोई भी डिसेबिलिटी आ जाती थी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ रिलीजन या फिर लॉस ऑफ कास्ट की वजह से, जो कि समाज लगाता था, वो सब खत्म कर दी गई। इम्पैक्ट फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स एंड रिफॉर्मिस्ट्स opposed by orthodox groups seen as British interference in religious laws। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, जो क्रिश्चियन कन्वर्ट थे उनको बहुत ज्यादा बोला जा रहा था बिकॉज वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आगे कन्वर्ट हो रहे थे या फिर मॉनेटरी बेनिफिट के चक्कर में, तो उसको अपोज करा जा रहा था। बट वहां पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करके उसको रोक दिया। देन हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। अब विडो का पर्पस ये होता था, मतलब विडो का सीन ये होता था कि अगर एक बार कोई लड़की विधवा हो गई तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, ऐसा पहले लॉ था, मतलब ऐसा पहले कस्टम था जो कि लोकली फॉलो किया जाता था। बट इस एक्ट के आने के बाद उन विडोज को राइट मिल गया कि वो एज अ ह्यूमन रह सके, क्योंकि उनकी बहुत बुरी दशा कर दी जाती थी कि मतलब उनको ना खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता था, ना वो अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती थी। तो बेसिकली क्या था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा सामाजिक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। अब इस एक्ट आने की वजह से क्या हुआ, उनकी रीमैरिज अलाउड हो गई कि अगर कोई पर्सन विडो से रीमैरिज करना चाहे तो वो कर सकता था।
या फिर विडो अगर किसी से रीमैरिज करना चाहे तो वो कर सकती थी। विडोज वर ऑफन सब्जेक्ट टू सोशल आइसोलेशन, अब्यूज एंड डिप्रीवेशन। तो बेसिकली उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, उनका रूम अलग कर दिया जाता था। एक नाटक आता था पहले बालिका वधू, तो उसमें ये दिखाया गया था कि उसमें कई कैरेक्टर्स ऐसे थे कि जो विधवा थे, तो बेसिकली उसमें क्या था, उसमें दिखाया गया था कि उनके साथ क्या क्या होता था, अब्यूज होता था, उनको अलग कर दिया जाता था, उनका खाना बदल दिया जाता था, उनको मसालादार खाना अलाउड नहीं होता था, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उन पर लगा दिए जाते थे कि जैसे उनकी गलती है कि उनका हस्बैंड मर गया। ठीक है, देन ये चेंज जो हुआ वो कैसे हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से हुआ, एंड जो जिसकी वजह से लॉ आ पाया। देन लीगलाइज्ड रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, मतलब जो हिंदू विडोज थी वो लीगल तरीके से मैरिज कर सकती थी, एंड डिड नॉट अफेक्ट इनहेरिटेंस फ्रॉम द फर्स्ट हस्बैंड। मतलब रीमैरिज के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपका पहले हस्बैंड से कोई मतलब नहीं था, मतलब इनहेरिटेंस वाले लॉ के अकॉर्डिंग जो हिंदू लॉ का इनहेरिटेंस का लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो भी उनको मिलना था वो तो मिलेगा ही फर्स्ट हस्बैंड से, प्लस दोबारा शादी भी कर सकती थी। देन इंपैक्ट क्या था, ओपन द डोर फॉर सोशल रिफॉर्म इन हिंदू पर्सनल लॉ, क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ थोड़ा सा पिछड़ा हुआ माना गया और उसको ओपन कर दिया गया कि वहां पे सोशल रिफॉर्म्स अलाउड हो गए। देन मेट विद रेजिस्टेंस फ्रॉम कंजर्वेटिव सेक्शंस, तो जो कंजर्वेटिव सेक्शंस थे जो नहीं इस चीज के लिए एग्री कर रहे थे उनको राइट देने के लिए, वो फिर भी रेजिस्ट करते रहे। देन फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, मतलब वो बच्ची जो पैदा हुई है जो छोटी है उसको मारना अलाउड नहीं है, जो इन्फेंट है। ठीक है, तो बेसिकली फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज वाइड स्प्रेड इन रिलीजन्स लाइक पंजाब, राजस्थान, वेयर गर्ल चाइल्ड वाज सीन एज बर्डन, क्योंकि उन्हें बोझ माना जाता था, उनकी शादी में देना पड़ता था दहेज, तो उनको एक बोझ मानने की वजह से उनको मार दिया जाता था, उनके पैदा होते ही उनको खत्म कर दिया जाता था, बिकॉज दहेज ना देना पड़े या फिर उन पे बोझ ना पड़े। ठीक है, देन ब्रिटिशर्स वर कंसर्न अबाउट पॉपुलेशन लॉस एंड मॉरल इश्यूज, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स को क्या टेंशन हुई कि भाई मॉरल इश्यूज तो जो है वो तो है, प्लस पॉपुलेशन का लॉस होगा, तो उनको बेसिकली अगर मैं कहूं तो मजदूर कम मिलेंगे। ठीक है, देन प्रोविजंस कहते हैं एम्पावर्ड पुलिस टू इन्वेस्टिगेट रजिस्टर बर्थ एंड डेथ ऑफ फीमेल चिल्ड्रन, तो बेसिकली जो फीमेल चिल्ड्रन किसी भी एरिया में बर्थ हो या डेथ हो रही थी तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती थी, प्लस रजिस्टर एक मेंटेन करना था जिसमें बर्थ और डेथ ऑफ फीमेल चाइल्ड अलग से मेंशन करना था। अलाउड सर्वेलेंस ऑन सस्पेक्टेड फैमिलीज एंड विलेजेस, जो जहां पे डाउट्स है वहां पे सर्वेलेंस कर सकते हो, आप उन पे नजर रख सकते हो। देन सेट पेनल्टीज फॉर मर्डर और कंसीलमेंट ऑफ फीमेल बर्थ, अगर मान लो कोई फीमेल बर्थ हुई है, मतलब कोई लड़की पैदा हुई है और उसको कोई छुपाना चाहे, ठीक है, या फिर उसको कोई मार दे तो उसके लिए पेनल्टीज थी, मतलब सजा थी। फर्स्ट लॉ टू टैकल जेंडर बेस्ड वायलेंस एट बर्थ, मतलब ये तो एट बर्थ ही लेवल हो गया, जैसे पैदा हो रहा है वैसे आप मार दे रहे हो। इंप्लीमेंटेशन वाज डिफिकल्ट इन रिमोट एरियाज, जो पिछड़े वर्ग थे वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज वो सब एकजुट होकर इसका अप्रोच करते थे। एंड देन द माइंडसेट बिहाइंड सन प्रेफरेंस रिमेन्ड बट इट रेज्ड अवेयरनेस, इससे क्या हुआ, सन का माइंडसेट तो रहा बट इससे अवेयरनेस आ गई, लोगों में जागरूकता फैल गई। देन दिस इज द कंपैरिजन या समरी टेबल, ये आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कंक्लूजन, उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, द फर्स्ट कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी वो आई थी 1909 में। तो बेसिकली क्या था, राइजिंग डिमांड फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस आफ्टर 1857 रिवोल्ट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बेसिकली क्या था, 1857 में जो बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था उसका ही एक रिजल्ट था, उसका ही एक आउटकम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गई, बिकॉज वहां पे डिमांड किया गया कि भाई आप इंडिया पे राज कर रहे हो तो इंडियंस को भी तो मौका दो गवर्नेंस का। ठीक है, उसमें तो कोई गवर्नेंस का राइट ही नहीं है, आप ब्रिटिशर्स आए अपनी मर्जी से जो मर्जी आया गवर्न किया और चले गए। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं हुई, जिस पे गवर्न करे उसको भी तो राइट दो कि उसको कभी पावर में आने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, जिसकी वजह से ये चीज यहां पे पॉलिटिकली आई। देन मेन फीचर्स क्या था, इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशंस, इंडियन रिप्रेजेंटेशंस बढ़ गई, ये मैं वीडियो में बता चुका हूं पिछली वाली में कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें क्या था, जो इंडियंस थे वो अलाउड हो गए। देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए मुस्लिम वोट कर सकते थे। देन एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स, मतलब जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स पे, मतलब क्योंकि पावर हमारे इंडिया में डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, पहले क्या थे प्रोविंसेस थे, तो सेंट्रल एंड प्रोविंसेस लेवल पे जो भी पावर्स थी उन दोनों पे लेवल पे बनाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। Then Indians in executive, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा become first Indian in Viceroy Executive Council, तो Executive Council में अभी तक नहीं थे बट Executive Council में 1909 के बाद अलाउड हो गए। Then इम्पैक्ट क्या आया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनल आइडेंटिटीज सोड द सीड ऑफ पार्टीशन, यहां से भाई पार्टीशन का बीज बो गया, मतलब क्या था, अब दो पार्टीज बन चुकी थी और वहां पे क्या था, कम्युनल आइडेंटिटी हो गई थी, कौन हिंदू की पार्टी है कौन मुस्लिम की पार्टी है। Then the Government of India Act 1919, also called as Montagu Chelmsford Reforms। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या था, ब्रिटिश प्रॉमिस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन रिटर्न ऑफ इंडियन सपोर्टिंग वर्ल्ड वॉर 1।
तो मतलब अगर इंडियन सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में तो क्या करेंगे, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस अलाउ कर देंगे, प्रॉमिस कर दिया ऐसा, ठीक है। देन मेन फीचर्स क्या था, डायरार्की इन प्रोविंसेस, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, हैंडल्ड बाय इंडियन मिनिस्टर्स, हेल्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो दो ग्रुप्स बना दिए गए, दो सब्जेक्ट्स बना दिए गए, एक ट्रांसफर्ड जो कि ट्रांसफर कर दिए गए ब्रिटिशर्स से इंडियंस के पास, एंड कुछ रिजर्व रखे गए जो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रिजर्व रखे। इंडियन गॉट लिमिटेड पावर इन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर वगैरह, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जो थे वो इंडियन के पास आ गए। देन एक्सपेंडेड सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, जो लॉ मेकिंग की सेंट्रल बॉडी थी, उसको एक्सपेंड कर दिया, एंड मोर इलेक्टेड मेंबर्स जो थे इंडिया के अलाउड कर दिए गए। देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सटेंडेड, नाउ इंक्लूड सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एटसेट्रा। तो पहले क्या था, सिर्फ मुस्लिम थे, बट अब क्या आ गए, सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस भी आ गए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कमिश्नर्स ऑफिस इन लंदन, हाई कमिश्नर का ऑफिस एस्टैब्लिश हुआ लंदन में। पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड, यहां से एस्टैब्लिश हुई पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। देन इम्पैक्ट क्या था, डायरार्की वाज अनपॉपुलर एंड कंफ्यूजिंग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग था। एंड देन रिफॉर्म्स वर सीन एज टू टाइटल लीडिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो यहां से शुरू हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत। देन स्टेप टुवर्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के साथ साथ, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब होता है मेरी मर्जी, ठीक है, वैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब उस प्रोविंसेस में जितने लोग रह रहे हैं उनकी मर्जी, ठीक है, तो उसके लिए शुरुआत हुई। देन आती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि लास्ट एक्ट आपकी है। तो इस एक्ट के बाद आया सीधा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या था, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनी, एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पे बनी। देन मेन फीचर्स कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो दो जगह पावर डिवाइडेड थी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। प्रपोज ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वॉलंटरली ज्वाइनिंग, दे रिफ्यूज्ड, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको वॉलंटरली ज्वाइन करना अलाउड था, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट, सिमिलर टू करंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या था, फेडरल मतलब यूनियन, प्रोविंशियल मतलब स्टेट, एंड कॉन्करेंट मतलब बोथ, ठीक है। तो शेड्यूल 7 में, जो आज की डेट में शेड्यूल नंबर 7 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसमें यही चीज दी हुई है कि 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो सेम है डिवीजन ऑफ पावर। देन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरार्की अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस, तो डायरार्की खत्म हो चुकी थी, एंड प्रोविंसेस गॉट ऑटोनॉमस गवर्नमेंट, तो प्रोविंसेस में क्या बन गए, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स अलग बन गए। इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स कुड एडमिनिस्टर ऑल सब्जेक्ट्स, जो इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे इन प्रोविंसेस के, कहां के, इन प्रोविंसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो सारे सब्जेक्ट्स एंजॉय कर सकते थे, जो इससे पहले रिजर्व थे वो भी। देन फेडरल स्ट्रक्चर बाइकैमरल एट द सेंटर, फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहां से बन गए फेडरल असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंचाइज एक्सपेंडेड, अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स, स्टिल प्रॉपर्टी बेस्ड, तो जो प्रॉपर्टी बेसिस पे मिला पहले वोटिंग राइट, मतलब सिर्फ 10% लोगों को वोटिंग राइट मिल गया। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया, एंड फेडरल कोड स्टैब्लिश हो गया। फेडरल कोड का मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, तो आप ये पढ़ लेंगे। फर्स्ट टाइम प्रोविंसेस रियल ऑटोनॉमी यूज्ड बाय कांग्रेस टू फॉर्म मिनिस्ट्रीज एंड ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन फेल्ड ड्यू टू प्रिंसली स्टेट ऑन नॉन कॉपरेशन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आई 1947 की। बैकग्राउंड में क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उससे ब्रिटेन जो है वो हो गया वीक, कमजोर हो गया, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया शुरू, ठीक है। तो एक तरफ हो गया कमजोर और दूसरी तरफ हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू, तो एकदम सही टाइम पे शुरू हुआ। एंड देन माउंटबेटन प्रपोज पार्टीशन, यहां से आया प्लान पार्टीशन का, कि मतलब इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग कर दो, ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया, 2 डोमेन्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम 15 अगस्त 1947। एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, यहां से ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी आ गई, मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान थी दोनों को पावर दे दी गई कि भाई अपने आप लॉ खुद बना सकते हो। साथ ही साथ एंड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, मतलब जो पार्लियामेंट अथॉरिटी जो लंदन में बैठ के कंट्रोल हो रही थी या यूके में बैठ के, वो खत्म हो गई। अब इंडियन के पास अपनी खुद की पार्लियामेंट्री अथॉरिटी आ गई। एंड देन प्रिंसली स्टेट्स क्या हुआ, फ्री कर दिया गया कि आप चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, जिसमें कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो आज भी चल ही रहा है। अगर फ्री नहीं किया होता, अगर फोर्स कर दिया होता, तो आज को शायद कश्मीर का डिस्प्यूट नहीं होता। देन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन, laid down groundwork for republic and constitution, and then mark end of colonial rule। यहां पे क्या हुआ, रिपब्लिक बन गई और कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया बन गया, एंड जिसकी वजह से कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल का अंत हो गया। तो बेसिकली ये कंपैरिजन टेबल है, और इस कंपैरिजन टेबल को आप रेफर कर लेंगे, ताकि अगर आप एग्जाम में अपने कंटेंट को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। और ये फाइनली आपका कंक्लूजन। इसी के साथ आपकी यूनिट खत्म हो चुकी है। तो बेसिकली मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।